हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो थोड़ी हम बातें करते हैं, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा। पिछली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने जो व्याकरण थी वो व्याकरण वो कंप्लीट कर लिए। जो जितनी भी क्लासें हुई उसके अंदर हमने व्याकरण कंप्लीट कर ली है। अब व्याकरण के बाद में हमारे जैसे हम हिंदी में बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र, दूसरी जैसे हम रीट की या अदर कोई तैयारी करते हैं तो हिंदी की जो शिक्षण विधियां होती है वो भी रह जाती है। तो वो धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक एक के बाद एक करेंगे। अब मैं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ले रहा हूँ, क्योंकि आगे जो टीचर एग्जाम है, जैसे मान लिया सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, वो टीचर का एग्जाम है, उसकी वैकेंसियां आने वाली है, तो हमें पहले से ही तैयारी करना जरूरी होता है। तो व्याकरण मैंने कंप्लीट करवा दिए। अगर व्याकरण में किसी टॉपिक में आप में कोई दिक्कत रह जाए, कुछ कमियां रह जाए, आपको समझ में नहीं आए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई इस टॉपिक में हमारे को समझ में नहीं आया, ये कमी रह गई, और तो वो क्लास से हम वापस ले लेंगे। जैसे कोई वैकेंसी आएगी, हमारे पास में टाइम बचेगा, तो हम जो हो सकता है कि व्याकरण एक बार जल्दी में उसका वापिस करवा दें, पर एक बार हमने व्याकरण कंप्लीट कर लिए। अब जो बात करें हम हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और थोड़ा टफ भी पड़ता है, क्योंकि जो एक साहित्य है उस साहित्य के अंदर बहुत सारे लेखक कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं हो गई, उनके जो जन्म स्थान हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं, तो साहित्य थोड़ा उसकी परिभाषाएं हो गई। पर मैंने जो नोट्स तैयार किए, वो मेरे हिसाब से मैंने नोट्स तैयार किए, दो तीन चार गाइडों को एक जगह इकट्ठा करके फिर नोट्स तैयार किए। तो मेरे जो बनाए हुए नोट्स है, मैं इतनी कह सकता हूं कि उनको आप अच्छे से करते हो तो आप 90% नंबर सब्जेक्ट में ला सकते हो। जो टॉपिक जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से जो क्वेश्चन आते, तो आप 90% उसमें, पिछली जो फर्स्ट ग्रेड थी उस फर्स्ट ग्रेड में मेरे भी, मैं थोड़ी जीके में मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं रह गया था। बाकी मेरे हिंदी के अंदर 83% नंबर थे, यानी ऑल ओवर, जिसमें व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास सारे हो गए, उसमें मनोविज्ञान भी आती है, यानी ऑल ओवर करके मेरे 83% नंबर थे। तो आप देख लो कि हिंदी में मेरे अच्छे नंबर थे। तो ये जो नोट्स है, पहले हम जो सारी क्लासें करेंगे, फिर ये जो नोट्स है उसकी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई। हाँ, थोड़ा इश्यू है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, हो सकता है कि भाई आपको थोड़ा अच्छा ना लगे। बाकी जो मैटर है वो इतना क्वालिटी का है कि आपको ये पढ़ने के बाद में दूसरी गाइडें नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब बात करें हम बगैर टाइम खराब किए हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास की, तो आप टीचर ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो और आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको सारी क्लासें उपलब्ध करवाऊंगा, रेगुलर रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो ही इसका फायदा आपको मिल सकता है। बाद में आपको इसके जो नोट्स है वो नोट्स भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो इसके अंदर जो इतिहास शब्द है, इस इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, यानी इति का मतलब वो इति है, और अस, ये जो शब्द है इतिहास, इसके योग से बना है। भाई इति है और अस, इनके योग से बना है। तो इति का मतलब होता है समाप्त, है का मतलब होता है निश्चित, और अस का मतलब होता है होना। तो जिसकी यानी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है, यानी इतिहास किसे कहते हैं। भाई ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। बाकी जैसे हम इतिहास सब्जेक्ट है हमारे और इतिहास हम पढ़ते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास वही है जो बीता हुआ है। भाई पिछली जो बातें वही इतिहास के अंदर आती है। तो यही कह रहा है कि जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है। तो इति का मतलब समाप्त है का मतलब निश्चित है, और अस का मतलब है होना। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई इतिहास है वो क्या है, वो है जो पीछे बीता हुआ है, जो बीता हुआ समय है उसका जो हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा इतिहास क्या, पीछे जो हिंदी हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ी है, तो इसमें आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो काल होते हैं, तो काल वो अलग अलग पढ़ेंगे हम। अब देखियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता, यानी प्रत्येक देश का साहित्य
जैसे हमारे देश का साहित्य तो सब देशों का साहित्य होता है, वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी उसमें जो जनता है, उस जनता का जो चित्तवृत्ति यानी जो जनता की जो भावनाएं वो है, जो विचार है, वो उसका वो प्रतिबिंब हमें नजर आता है। यानी साहित्य को पढ़ते हैं तो उस टाइम में कौन सी प्रवृत्तियां चल रही थी, कौन से उसके जो विचार थे, क्या वहां की परिस्थितियां रही है, ये सारी चीजें उसमें झलकती है। प्रतिबिंब का मतलब होता है कांच, तो वो सारी चीजें उसके अंदर झलकती है। ये जो चित्तवृत्ति है, अब जो दिक्कत कहाँ आती है कि अभी तो एक परिभाषा आई है, ऐसी हजारों परिभाषाएं हमारे साहित्य के अंदर जो विद्वानों ने दी है, तो फिर उसको हम याद कैसे करें? तो इसका याद करने का जो तरीका है वो है कि आप पूरी हमारे एग्जाम में हमारे को ऐसे नहीं पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस साहित्य के बारे में क्या परिभाषा दी, आपको लिखो, ऐसा लिखना नहीं होता है। हमें सिर्फ क्या होता है कि उस परिभाषा को देख के ऑप्शन, भाई ऊपर परिभाषा देगा और नीचे ऑप्शन देगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद, ऐसे करके। तो हमारे को क्या करना होता है, हमारे को सिर्फ उसमें भरना होता है। तो आप इसमें से एक शब्द पकड़ सकते हो, जैसे प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति, और चित्तवृत्ति जो शब्द है का संचित प्रतिबिंब होता है। ये चित्तवृत्ति शब्द हमारी जो अन्य परिभाषा है उसके अंदर नहीं है। तो आप ये जो याद कर लो, रामचंद्र शुक्ल है ना, तो आप याद कर लो ऐसे शुक्ल चित्तवृत्ति, शुक्ल चित्तवृत्ति। अब ये बार बार आप ऐसे करोगे ना, शुक्ल चित्तवृत्ति, शुक्ल चित्तवृत्ति, तो आपको ये दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा। फिर आपको जैसे ये परिभाषा आएगी, क्योंकि ये शॉर्ट तरीका है और इससे ही आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, पूरी परिभाषा आप याद नहीं रख सकते। तो जैसे नाम आए आप शुक्ल चित्तवृत्ति करोगे तो ये नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आप उसमें अच्छे से टिक कर पाओगे। आगे देखो, आगे हमारे डॉक्टर जो नगेंद्र है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रकाश द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये बहुत सारे इसे है। तो हमारे जो डॉक्टर नगेंद्र है उनकी जो परिभाषा देखिए, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। अभिरुचियों में जो रुचियां हैं, यानी वहां पर उस समय कौन सी रुचि, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है, यानी आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से। तो ये परिभाषाएं डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। तो इसके अंदर देखो, ये जो शब्द है यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी की थी पहले भी, ये जो शब्द है वो आप पकड़ लीजिए, यानी नगेंद्र अभिरुचि और संवेदना, नगेंद्र अभिरुचि और संवेदना। इस प्रकार आप याद करोगे तो आपको यह परिभाषा याद हो जाएगी। अब इतनी लंबी चौड़ी साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। तो इतनी लंबी परिभाषाएं हम याद नहीं रख सकते, इतनी लंबी परिभाषा याद नहीं रख सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको शॉर्ट में हम है ना इसके जो शब्द है उनको पकड़ सकते हैं और वो परिभाषाएं हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको ये परिभाषा जैसे डॉक्टर सॉरी वो रामचंद्र शुक्ल वाली और डॉक्टर नगेंद्र वाली, ये दोनों परिभाषाएं उसको आप इस प्रकार कर सकते हो, और इसी प्रकार से मैं करता हूं और अच्छे नंबर भी आते हैं और क्वेश्चन भी गलत नहीं होता है। तो आप इस प्रकार इसको करिए। फिर नीचे आइए, इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो वो आदर्श मूलक और अध्यात्मवादी है। ये जो लाइन दो शब्द है वो आपको दिमाग में अच्छे से चेट रखना है। यानी मैंने इसमें जो नोट्स है, आप बोलते हो जैसे वो कर्म से, तो मैंने इसके अंदर वही चीजें ली है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। यानी मैंने इसमें जो कर्म वाला सिस्टम है ना वो विशेष ध्यान नहीं रखा है, मैंने जो अच्छा लगा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो सारा यहाँ पर ऐड किया है। हाँ, वैसे ये कर्म से चलेंगे हम, पहले जैसे ये जो हमने जो भूमिका बनाई है उसके बाद में जैसे वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल, जो जो ये कर्म से चलेगा। ठीक है, तो हम कर्म से ही चलेंगे। ठीक है, तो इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है वो आदर्श मूलक और अध्यात्मवादी है। अब ये तो हो गई इतिहास के बारे में। अब बात करें साहित्य, भाई हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, तो इतिहास हो गया। अब साहित्य क्या है, तो सहित और ये, सहित और ये के मेल से बना है। इसका मतलब होता है एकत्र होना। साहित्य का मतलब क्या होता है, एकत्र होना। अब हम जो आगे देखें, आगे हमारे क्या है, विद्वानों ने कुछ जो शुरुआत की थी साहित्य की,
भाई जैसे हमारे साहित्य की शुरुआत हुई थी, उस साहित्य की शुरुआत होने पर विद्वानों ने जो अलग अलग जो पुस्तकें थी भाई, शुरुआत में कौन सी पुस्तक आई है, कौन सा लेखक था, उसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो हिंदी सीधी हिंदी नहीं आई है, हमें पता है कि हिंदी हमारी संस्कृत से निकली है, ये भी हमें, तो ये धीरे धीरे करके आगे विकास हुआ है, धीरे धीरे करके आगे विकास हुआ है। तो इसके अंदर जो बात करें हम 1839 की, 1839 के अंदर एक गारसा दे ताशी नाम का एक जो विद्वान था, लेखक, वो फ्रेंच था, फ्रेंच भाषा में लिखता था। तो उसने एक पुस्तक लिखी जो सर्वप्रथम इसका है इस्तवार दे ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में, इसलिए थोड़ी ये भाषा डिफिकल्ट है, तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और पूछते, शुरुआत यहां से हुई। तो इस्तवार दे ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी ये है। इसकी बात करें, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कहा जाता है इसको, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है, गारसा दे ताशी। पर हिंदी का नहीं है ये, किसका है, फ्रेंच का है, फ्रेंच का, पर इसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। भाषा कौन सी रखी थी, फ्रेंच, परंतु इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गारसा दे ताशी को माना जाता है, ये बात आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। इन्होंने ये दो भागों में लिखा था, कौन से, जो ये गारसा दे ताशी है, इसने जो इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी लिखा था, इसके दो भाग थे। पहला भाग है उसका प्रकाशन 1839 में हुआ था, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। तो ये दोनों तारीखें भी आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि जो 1839 अगर दे रखी हो, ठीक है, वो तो हम प्रथम के हिसाब से कर सकते, परंतु भाई इसका पूछ ले कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो हम 1839 अगर उसके अंदर है तो हम ये लिख कर देंगे। पर अगर दोनों ही आ जाए भाई, दोनों ही तारीखें आ जाए, तो हम 1839 को वरीयता देंगे। अगर ये दोनों ना आए, हमारे को ऐसे पूछ ले कि दूसरी भाग का प्रकाशन कब हुआ था, उस समय 1839 हो और 1847 भाई ये भी हो, तो हमारे दूसरे भाग का अगर पूछे भाई दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो हमारे को 1847 करना होता, उस समय 1839 नहीं करना है। बात करें आगे, कुल 738 कवि, यानी इसके अंदर कुल 738 कवि थे। कितने कवि थे, 738, यानी इसने वो जो ये लिखना स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर जो कालक्रम का नहीं था, इसके अंदर कवियों के हिसाब से इसने सेट किया था भाई, कालक्रम के हिसाब से सेट नहीं किया था इसको। तो इसके अंदर जो कवि थे वो 738 कवि थे, 738 कवियों का उसने वर्णन किया है। इसमें हिंदी के 72 कवि थे, हिंदी के कितने थे, 72 कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ गाइडें हैं उसके अंदर 52 माना गया है, वो 52 कवि थे। अब देखो कि यहाँ पर जो 72 और 52 है, ये कंफ्यूजन हो रहा है, और जो हिंदी साहित्य का हम इतिहास पढ़ेंगे, व्याकरण भी जैसे पढ़ते हैं, तो हमारे संधि है, तो हमारे समास है, तो काफी अपवाद भी होते हैं इसके अंदर हिंदी में, तो वो अपवाद है, इसमें भी जैसे ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है तारीखों में, तो ये हमें कंफ्यूजन है, वो बहुत सारे इतिहास में कंफ्यूजन आएंगे, तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें भी हमें याद रखनी होती है। अब कुल कवि तो 738 है, अब हिंदी के कवि 72 और 52 दोनों में है, तो आप दोनों को याद रखिए, 72 और 52 दोनों को याद रखिए। अब याद रखोगे तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर या तो 52 होगा या 72 होगा, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, तो उनमें भी क्या होता है कि वो देख के सेट करता है कि भाई कौन सा ऑप्शन देना है। अगर फिर भी दोनों ऑप्शन आ जाए, तो ये क्वेश्चन है कि भाई आपत्ति लगाने लायक हो जाता है, वो बाद की बातें, परंतु आपको दोनों को दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। अब बात करें हिंदी अनुवाद, यानी जो इस जो किताब थी, ये जो इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्ण ने किया था, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्ण ने किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। प्रकाशन वर्ष यानी किसका, इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ था उसका 1952 है, 1952 में किया था। काल विभाजन है इसके अंदर, काल विभाजन किसके अंदर, इसके अंदर जो हमने जो पढ़ा इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, क्योंकि इसने कवियों से स्टार्ट किया है भाई, इन्होंने कवियों को मान्यता दी है, कवियों के हिसाब से इसको सेट किया है, बाकी इसके अंदर काल विभाजन नहीं है, काल का कोई ध्यान नहीं रखा है, यानी कोई कवि पहले का था तो उसको बाद में रख दिया, कोई बाद का था उसको पहले रख दिया।
अकारादि क्रम, अकारादि क्रम का मतलब समझते हो आप? एक मिनट में थोड़ा इरेज करता हूं यहाँ। अकारादि क्रम का मतलब होता है जैसे पहले जैसे ऐसे स्टार्ट वाले कवि है ना, ऐसे नाम आता है वो, फिर जैसे हम ए आ ई ऐसे चलते हैं, फिर जैसे हमारे क ख आते हैं तो क, फिर उसके बाद में ख ग, इस प्रकार इसने क्रम का ध्यान रखा है। पहले एफ से नाम आने वाले को रखा है, फिर क से, फिर ख से, फिर ग से, ऐसे करते करते आगे चला है। अब है शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वर्त संग्रह मात्र कहा है, यानी ये भी आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। यानी गार सादेदासी की पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है? तो ये वर्त संग्रह, बड़ा भारी वर्त संग्रह, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं, वो आगे आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो गार सादेदासी की पुस्तक को वर्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? वर्त संग्रह। इसके अंदर जो प्रथम कवि है उसका नाम अंगद है। प्रथम कवि का नाम क्या है? अंगद है। और अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। यानी ऐसे है तक चलाइए, ऐसे है तक। तो प्रथम कवि हमारे ऐसे स्टार्ट हुआ और अंतिम कवि है वो है से। तो ये भी आपको दिमाग में सेट रखना अच्छे से। यानी ये जो मैंने ये एक नंबर पे जो गार सादेतासी लिया है, इस गार सादेतासी से जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर ली। इसके अलावा इनसे मेरे को जहां तक नॉलेज है, क्योंकि इनसे ज्यादा इनसा कोई मैटर नहीं है और ज्यादा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, तो आप इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर ले। इसके अलावा ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं, ज्यादा गाइडें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा है। कितनी गाइडें पढ़ोगे आप, और ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा दिमाग। हाँ, अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है? हमारा अभी टारगेट है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। हमारा टारगेट बस इतना ही है। हमें अभी विद्वान नहीं बनना। आप विद्वान बनने के चक्कर में बड़ी बड़ी गाइडें लेके आ जाओगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, विद्वान बने ही रह जाओगे। क्योंकि वो विद्वान बनने वाली जब आप लग जाओ उसके बाद में आराम से विद्वान बनना। अभी आप जैसे तैसे करके, वो जो कहावत है साम दाम दंड भेद, जैसे भी करके एक बार हमारे को अंदर जाना है भाई, एक बार क्वालिफाई हो जाए। अब देखिए दूसरा, अब बात करें हम जो दूसरा है लेखक 1883, उसके अंदर हमारे 1839 था, इसमें जैसे 1883 क्रम से चल रहे हैं। 1883 है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। यहाँ पर आया हिंदी, यानी इसने हिंदी में लिखा था। वो जो था वो फ्रेंच भाषा में था। हिंदी साहित्य का दूसरा लेखक, हिंदी साहित्य का दूसरा लेखक। क्योंकि प्रथम क्या है? प्रथम जो गार सादेतासी था, यह है हिंदी साहित्य का दूसरा लेखक। प्रथम फ्रेंच भाषा का हो गया, दूसरा हिंदी का है। अब प्रथम भारतीय इतिहास लेखक, भाई प्रथम ये भारतीय इतिहास लेखक था, वो क्या था? वो फ्रेंच भाषा में लिखा था और बाहर का था, तो भारत का ये था। शिव सिंह सेंगर क्या है? भारत का। तो हिंदी साहित्य का दूसरा लेखक तो क्या हो गया? शिव सिंह सेंगर, साहित्य के हिसाब से, पुस्तक लिखी उसके हिसाब से। परंतु हिंदी के हिसाब से प्रथम जो भारतीय है वो क्या है? शिव सिंह सेंगर है। वहां पर आपको पूछ ले प्रथम भारतीय इतिहास लेखक है, तो वहां पर गार सदासी और शिव सिंह सेंगर दोनों नाम आए, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां हमें है ना, प्रथम भारतीय इतिहास लेखक क्या है? शिव सिंह सेंगर है। गार सदासी क्या है? दूसरा है। इसमें कवि कितने थे भाई? इसके अंदर कवि थे 1003 कवि, 1003 कवि। यानी उसके हिसाब से इसने 1003 कवियों का वर्णन किया है। 838 कवि, यानी वही कंफ्यूजन वाली उसमें जैसे 72 और 52 वाला था, ऐसा है कि कुछ गाइडों में 1003 कवि दे रखा है और कुछ में 838 दे रखा है। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, आपको एक ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो या तो 1003 आएगा और या 838 आएगा। तो 1003 आए तो वो करना, 838 आए तो ये करना, और दोनों ही आ जाए तो आप 1003 वाला कर देना, जो भी है। फिर ये कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो ऑथेंटिक गाइड है उनमें दोनों में अलग अलग दे रखा है, तो आप आपत्ति इस पे लगा सकते हो। पुस्तक की बात करें तो ये शिव सिंह सरोज, तो इसमें कोई कंफ्यूजन बात वाली नहीं है, क्योंकि शिव सिंह सेंगर इसका नाम है और शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक है। तो ये अच्छे से नाम आपको याद हो जाएगा, शिव सिंह नाम आ रहा है। 1883 इसका प्रकाशन वर्ष है। भाषा इसकी हिंदी थी, भाषा इसकी हिंदी थी। द्वितीय संस्करण सर्वप्रथम प्रकाशित, यानी सर्वप्रथम प्रकाशित है ना, वो 1838 में हुआ था।
यानी ये जो द्वितीय 1883 है वो द्वितीय संस्करण है। प्रथम बार ही 1878 है वह प्रकाशित हो चुका था, परंतु ज्यादातर जो आपके यही एग्जाम में ये तारीख ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा ये नॉर्मल याद रखना है। बाकी सर्वप्रथम प्रकाश 1878 में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, बाकी ज्यादातर है ना वो यही पूछता है कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है, तो 1883 पूछा जाता है जो द्वितीय संस्करण है। प्रथम ये है, आपको अगर प्रथम पूछ ले तो थोड़ा दिमाग में रखना है। हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो जैसे हमारे गार्सा देतासी हो गया था, परंतु वो फ्रेंच भाषा में था। परंतु हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, वो है। ठीक है, थोड़ा शुरुआत में पढ़ोगे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, अलग अलग पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, पर धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सब हो जाता है। तो हमारे जो हिंदी के हिसाब से बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज है। हिंदी साहित्य का इतिहास की प्रथम ग्रंथ की बात करें तब हमारा जो गारसा त्रिदासी की रचना इस्तवार दे लालित हिंदुई हिंदुस्तानी वो है। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखिए, अब बात करें काल विभाजन। काल विभाजन तो अकारादि क्रम यानी काल विभाजन जो गारसा देतासी उसने भी नहीं किया था, और काल विभाजन हमारे शिव सिंह सेंगर है उसने भी नहीं किया था। यानी अकारादि क्रम का मतलब वही क्रम था, पहले ऐसे आने वाले कवियों का वर्णन, फिर ए के बाद में जो दूसरे कवि, तो इसमें 1003 कवि थे। ठीक है, तो ये अकारादि क्रम से रखा। कवि पुष्प, पुंड, पुष्पंद, यानी ये एक ही कवि के नाम है, एक ही कवि के नाम है। कवि पुष्प, पुंड और पुष्पदन को हिंदी का प्रथम कवि मानते, यानी ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो ये पुष्प, पुंड या पुष्पदन, ये नाम कोई सा भी आ सकता है, तो ये तीनों एक ही है। तो इन्होंने जो पुष्प नाम का जो कवि था उसको क्या है हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर मानते। तो ये बात आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखनी। आगे देखिए, हमारे जो 3 नंबर है, 3 नंबर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, शॉर्ट नाम इसका ग्रियर्सन है। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है 1888 में, यानी वो 1839, 1883, 1888, तो 1888 में इन्होंने जो अपना जो ग्रंथ है वो प्रकाशित करवाया था। इसमें इन्होंने 952 कवियों के जो वर्णन इसमें किया है। भाषा इसकी अंग्रेजी थी। अब देखो, पहला जो था वो फ्रेंच भाषा का था, पहला फ्रेंच का था, दूसरा फिर हिंदी का था, और तीसरा है वो हमारे अंग्रेजी का हो गया। ठीक है, 3 हो गए। पहला है वो फ्रेंच भाषा में था, दूसरा हिंदी का था, तीसरा अंग्रेजी का था। फ्रेंच भाषा में हमारे गारसा दे ताशी था, इस्तवार दे लित्रे हिंदुस्तानी था। ठीक है, 1839 उसका प्रकाशन वर्ष था। दूसरी बात करें हम तो वो हमारे शिव सिंह सेंगर हो गए, जिसका शिव सिंह सरोज रचना थी, और 1883 उसका प्रकाशन वर्ष था। अब तीसरी बात करें वो हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, जिसकी 1888 है वो प्रकाशन वर्ष है। भाषा हमारी फ्रेंच, हिंदी और अंग्रेजी हो गई। अब देखिए, इसके अंदर 11 अध्यायों में विभाजित, यानी उसके अध्याय कितने थे, 11 अध्याय थे। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, यानी ये बात याद रखनी है, यानी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया वो है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। इंग्लिश में लिखा है तो इसका नाम है वो इंग्लिश के हिसाब से द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इसका नाम है, हिंदी में। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। ये इंग्लिश भाषा में था। नाम क्या रखा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957, यानी 1957 में इसका हिंदी, यानी 1888 में प्रकाशित ये हो गया था। कौन सा, जो इसका इंग्लिश वाला भाग था,
वो तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1888 के अंदर द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से इसको प्रकाशित करवा दिया था, परंतु इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, जो इसका हिंदी अनुवाद था। काल कर्मानुसार विभाजन, यहां देखो ये भी मोस्ट हो जाता है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम काल क्रमानुसार विभाजन किसने किया था, तो वहां पर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन नाम आता है। यानी काल क्रम का विभाजन इन्होंने किया था, जो इंग्लिश भाषा में इन्होंने लिखा था, और ये इन्होंने अकार आदि क्रम नहीं रखा था, यानी जो ऐसे आने वाले कवि है ऐसा सिस्टम नहीं रखा। इन्होंने काल के हिसाब से, समय के हिसाब से सेट किया कि भाई पहले कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे पे कौन आ रहा है, चाहे उसका नाम चाहे ऐसे हो, जैसे पहले नंबर पे जैसे मान लियो ऐसे आ रहा है तो उन्होंने उसको पहले रखा, क्योंकि उसने समय का ध्यान रखा कि भाई समय के हिसाब से इसको सेट करना है। तो काल क्रम का अनुसार विभाजन है ना, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। आगे युगिन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन किया। युगिन यानी उस युग के अंदर, उस समय में कौन सी प्रवृत्तियां चल रही थी, वो प्रवृत्तियां और वहां की कैसी परिस्थितियां थी, उनका भी इन्होंने ध्यान रखा और उसके हिसाब से उसको सेट किया, यानी वो उसमें उसका वर्णन किया है। ग्रियर्सन हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा मानते मोस्ट है ये लाइन, यानी जो ग्रियर्सन है ये क्या है भाई, इसको ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ, क्योंकि ग्रियर्सन क्या है, ग्रियर्सन क्या है, एक अंग्रेज था भाई, अंग्रेजी भाषा में लिखा है, बाहर का था, तो इन्होंने भाई हमारी हिंदी भाषा है ना, उन्होंने इसको बनाया कि भाई अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है, यानी अंग्रेजी से ये निकली हुई है हिंदी, तो इन्होंने माना है, तो इसको ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो है तो अपनी भाई जैसे खुद है तो अपनी बारे में ही बातें करेगा, अपने बारे में ही बताएगा कि भाई हमारी जो भाषा है वो अच्छी है वैसी है। तो इसने कहा कि हिंदी है आपकी, वो हमारी अंग्रेजी से निकली है, उससे इसका आविष्कार हुआ है। तो ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है, ये ग्रियर्सन ने कहा था क्योंकि ये अंग्रेज था। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रियर्सन की जो रचना है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, बड़ा वर्त संग्रह कहा है इसको, बड़ा वर्त संग्रह कहा, जिसे पिछली जो थी उसको वर्त संग्रह कहा है, जो गार सदतास, तो यहां पर इसको बड़ा वर्त संग्रह कहा है। ग्रियर्सन की जो रचना है, ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर, यानी ग्रियर्सन ने उसने गोस्वामी तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे थे। ठीक है, ग्रियर्सन ने हमारे गोस्वामी तुलसीदास है उस पे 12 निबंध लिखे थे। सर्वप्रथम वाचन, इसका जो सर्वप्रथम वाचन किसने करवाया था, प्राच्य विधा विशारद सभा वियना, प्राच्य विधा विशारद सभा वियना ने इसका प्रथम वाचन करवाया था। फिर देखो ग्रियर्सन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट है, दिमाग में शेड कर लेना अच्छे से, कई बार एग्जाम में पूछा है, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, बाकी पिछले एग्जाम के क्वेश्चन आंसर देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। हम जैसे आगे आगे इतिहास पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो जो ग्रियर्सन है वो अंग्रेज था, बाहर का था, तो हम उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, भाई ये तो बाहर का है नाम है, अच्छे से पढ़ के नहीं जाते तब होता है, अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। तो भक्ति काल है हमारा, उस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था सर्वप्रथम, बाद में तो बहुत सारों ने कहा है पर सर्वप्रथम है वो ग्रियर्सन ने कहा था। तो हमारे जो ग्रियर्सन है उसका भक्ति काल के बारे में जो स्वर्ण काल का है, ये लाइन आपके लिए मोस्ट हो जाती है। बात करें आगे वाले कवि की, 4 नंबर पे हमारे दे रखा मिश्र बंधु। 4 नंबर पे क्या है, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु है, यानी ये भाई थे, मिश्र बंधु है ना, 3 भाई थे, इनका नाम मैंने आगे दिया है। तो ये मिश्र बंधु एक साथ थे, 1913 की बात है, 1913 में इसने जो प्रकाशन करवाया था अपनी रचना का। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, यानी इनकी जो रचना है वहां से स्टार्ट होता है कि परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन यहां से शुरू हुआ था 1913 से, जो मिश्र बंधु की रचना है। इनकी जो रचना है
लगभग तो 5000 कवि है और बाकी एग्जिट देखें तो 4591 कवि थे इनकी रचना के अंदर। मिश्र बंधु की जो रचना थी उसके अंदर 4591 कवि थे और मोटा मोटी देखें तो इनको पूरा 5000 के लगभग मानते हैं, 5000 के लगभग मानते। भाषा इसकी हिंदी थी क्योंकि पहले जो फ्रेंच भाषा, फिर हिंदी भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा और ये हिंदी भाषा, यानी हिंदी भाषा में लिखा इन्होंने। ये हमारे यहाँ से थे तो इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। 8 कालखंड थे, यानी जो कालखंडों का जो वर्णन किया है, क्योंकि इन्होंने फिर जो अब रचना है ना, जो पहले जो अकारादि क्रम थी उसके बाद में जैसे ये जो शिव सिंह सेंगर की रचना के बाद में ये हमारे जो गिरीशन की रचना थी तो उनमें क्या है, कालक्रम का सिस्टम सेट हो गया। तो ये कालक्रम के हिसाब से इन्होंने भी सेट किया है, उन्हें अकारादि क्रम नहीं रखा। पहली बार कालखंड का प्रयास, यानी कालखंडों का प्रयास इन्होंने पहली बार किया है। रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद, तो ये भी याद हो जाएगी क्योंकि इसमें मिश्र बंधु का नाम आया तो मिश्र बंधु विनोद। जैसे शिव सिंह की सेंगर की रचना थी शिव सिंह सरोज, उसी प्रकार इनकी रचना है, तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। अब बात करें जो मिश्र बंधु थे, ये मिश्र बंधु के मैंने तीनों नाम यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि आपको कंफ्यूजन होता है, कब होता है वो बताएंगे अभी। तो मिश्र बंधु है वो 3 थे, एक था गणेश बिहारी, एक था श्याम बिहारी और एक था सुखदेव बिहारी। ये सुख है नहीं है, सुख कई है, सुखदेव बिहारी। अब कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्ण बिहारी, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसको अच्छे से दिमाग में याद नहीं करके जाते हैं, तो हमारे क्या होता है कि वहां पर 4 नाम देते, ए ब स द 4 ऑप्शन होते, एक में गणेश बिहारी, एक में श्याम बिहारी, एक में सुखदेव बिहारी, एक में कृष्ण बिहारी। अब ये जो श्याम और कृष्ण है ना वो एक जैसे, श्याम ही वही है और कृष्ण ही वही है। अब वो बोलते निम्न में से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, निम्न में से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये कृष्ण बिहारी नाम होता है। अब श्याम बिहारी कृष्ण बिहारी ढंग से हम अच्छे से तैयार करके नहीं जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब सोचते हैं कि भाई गणेश हो गया, सुखदेव हो गया, अब श्याम होगा, कृष्ण होगा, तो आप दिमाग में इसको सेट रख ले, ये नाम फिक्स रट रखा है एग्जामिनर ने, वो कृष्ण बिहारी नाम देता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कृष्ण बिहारी है वो नहीं है, वहां पर श्याम बिहारी है, ठीक है। 4 भागों में विभाजित किया, यानी इसकी जो रचना थी मिश्र बंधु विनोद वो 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, उसके 4 भाग थे। जो प्रथम भाग है 3, प्रथम जो 3 भाग है वो 1913 में प्रकाशित हुआ, 1913 में, जो ऊपर रचना दे रखी, यानी मोस्ट यही है ज्यादातर है ना, मिश्र बंधु की जो रचना है मिश्र बंधु विनोद उसका रचना काल 1913 ही माना जाता है, क्योंकि ये 3 हो गए। अब इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, एक बार देखियो मैं इरेज करता हूं। एग्जामिनर हमारे को फंसाता कहाँ है, वो क्या करता है कि हमारे को जैसे ऐसे पूछ लिया मिश्र बंधु विनोद का रचना काल है तो हम करेंगे 1913, 1913 ही करेंगे, 1913 कर देंगे। फिर वो पूछ रहा है मिश्र बंधु विनोद का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो भी 1913 आएगा, आएगा ना। फिर वो तीसरे भाग की पूछे तो भी 1913 आएगा। अब तीनों में 13-13 आएगा। अब क्या होता है कि चतुर्थ जो भाग है वो चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब हमारे के दिमाग में वहां एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, यहाँ पर हमारे को थोड़ा सरल लगता है। तो 1913 और 1934 दोनों हमारे को याद होती है। अब वो पूछता है ना कि भाई दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो हम सोचते हैं 1913 वो थी और 1934, तो 1934 करके आ जाते हैं और 1934 करते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम सोच के आते हैं सही करके आए और घर आके जब देखते हैं तो वो गलत हो जाता है। तारीखें दोनों याद रखनी है, परंतु जो पहला दूसरा तीसरा 3 भाग जब तक पूछे तो 1913 ही करना है और चतुर्थ भाग जब पूछे तो 1934 करना है। ये कंफ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रहना चाहिए, अच्छे से अभी से आपको दिमाग में सेट करना है। दूसरी बात आपको बता दूं कि हम इतनी मेहनत करके नोट्स तैयार करते हैं, इतने अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, फिर आप देखते हो अच्छे व्यूज आते हैं पर आप उसको लाइक नहीं करते हो। भाई लाइक करने में आपको पसंद आता है, अच्छा आता है, बार बार आप देखते हो, तो लाइक करने में क्या होता है, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है कि भाई हमने जो करवाया वो
अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक जरूर के, एक आपको सिर्फ क्लिक करना होता है और उस क्लिक के चक्कर में आप उसको लाइक नहीं करते हो, तो आप लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट भी करके पूछे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप नाइस लिखे, ठीक है। तो कुछ तो करे, आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो जो मेहनत करते हैं उसका आपको कुछ तो करना चाहिए। आगे देखिए, आगे हमारा है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल है, रीति काल के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ, यानी जो आगे आएगा हमारा काल, आगे पढ़ेंगे, भक्ति काल, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो ये कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि रीति काल के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ कौन सा, मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। यानी ये कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जो रीति काल का हमने जो परिचय लिखा था उसके अंदर हमने मिश्र बंधु विनोद है उसका ही विवरण लिखा है। तो ये बात भी याद रखनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का परिचय लिखने में किस ग्रंथ का उपयोग किया था, तो वो मिश्र बंधु विनोद है। अब वो जो मिश्र बंधु विनोद है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बड़ा भारी कविवर्त संग्रह, बड़ा भारी कविवर्त संग्रह, प्रकांड कविवर्त संग्रह। तो ये नाम भी, क्योंकि ये जो इसमें भाई लगभग 5000 कवि थे, 5000 कवि थे, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको बड़ा भारी कविवर्त संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रकांड कविवर्त संग्रह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये दोनों नाम भी आपको दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि जो वर्त संग्रह, भारी, बड़ा भारी वर्त संग्रह, बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह, ये नाम थोड़े तीनों है ना अलग अलग है, तो आप तीनों को एक जगह लिख के आपको इसको बार बार आप याद करोगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे और भी है, हमने 4 तक कर लिए, जो 5 नंबर है वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास है ये धीरे धीरे लंबी हो रही है, तो ज्यादा लंबी क्लास भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि धीरे धीरे आपको बोरिंग लगने लगती है। तो इसमें हम इतना ही करेंगे, आगे वाली जो क्लास है उसमें 5 नंबर से आगे करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को अगर यहाँ तक आ गए हो वीडियो को देखते हुए, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको इस पे हर चीज क्वालिटी की मिलने वाली है, और हिंदी आपकी इतनी अच्छी करवा दूंगा, कहीं आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी आपको हिंदी हो जाएगी। और एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, यानी एग्जाम में इन्हीं से आएगा, इनसे जो बाहर आएगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम में जितनी आप लीड लेना चाहते हो वो आप अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।